कनाडा को लेकर के आए हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया को लेकर के आए हैं, और उसको लेकर के बाजार में बहुत कशमकश चल रही है। आइए उन सब चीजों को समझने की एक 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 नटशेल में उसे समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे हमारे लिए कौन सा सही तरीका है विदेशी बाजार में निवेश करने का। हर बार की तरह अगली बार के वेबिनार का मैं डिस्कशन अब यहाँ पे ओपन करना चाहूंगा। अगले सप्ताह 24 जनवरी को हम लेकर के आ रहे हैं वेबिनार ऑन गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स। जी हाँ, आज के दिन गोल्ड एंड सिल्वर का क्या आउटलुक है, और अगर आप अभी भी गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश करना चाहते हो या आपने अगर निवेश कर रखा है तो क्या आउटलुक है। आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड या सिल्वर की क्या एलोकेशन होनी चाहिए, या अगर आप कमोडिटीज या कॉपर में भी निवेश करना चाहते हो तो क्या साधन है निवेश करने के, और उनके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा अगले शनिवार 24 जनवरी को करेंगे। जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए इस क्यूआर कोड के जरिए आप रजिस्टर कर सकते हो। आज की एक छोटी सी कहानी फिर से महाभारत से आपके समक्ष लेकर के आया था। एक बार अर्जुन वन में जाते हैं, और आप सबको पता है अर्जुन इंद्रदेव के पुत्र थे, और इंद्रदेव ने अर्जुन को कहा भी था कि मेरे सारे शस्त्र तुम्हें मिलेंगे अर्जुन, पर मेरे शस्त्रों को पाने से पहले तुम्हें पशुपति अस्त्र भगवान शिव से प्राप्त करना पड़ेगा। तो एक बार अर्जुन वन में ऐसे ही विचरण कर रहे थे, और एक जंगली शुअर का उन्होंने शिकार किया। जैसे ही उन्होंने उस सुअर को मारा, एक शिकारी और एक जंगली शिकारी वहां पर आया, उसने उस मरे हुए सुअर पर अपना बाण चलाया और अपना अधिकार व्यक्त किया। उसी का अधिकार होता है, मेरा वाण इस पर पहले चला और आपने एक मरे हुए शिकार पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हो। शिकारी अर्जुन की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। दोनों में युद्ध होना तय हो गया। अर्जुन ने उस शिकारी को अपने बाणों के घेरे में बांध दिया, परंतु अचंभे की बात यह, वो शिकारी अर्जुन के बाणों के घेरे से टस मस करते हुए बड़े आराम से निकल गया। अर्जुन अचंभित हो गए। उसके बाद दोनों के बीच में घमासान युद्ध चला। अर्जुन एक पर एक शस्त्र उस पर आजमाते रहे, अपने बाण चलाते रहे, परंतु वो शिकारी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। अर्जुन के बाण उस पर मानो कमल की डंडी की तरह प्रतीत हो रहे थे। अर्जुन अचंभे में आ गए। थक कर अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपने इष्ट देव भगवान शिव को याद किया, और मन ही मन उन्होंने भगवान शिव को एक फूलों की माला अर्पित की। जैसे ही अर्जुन आंखें खोलते हैं, देखते हैं वो फूलों की माला जो उन्होंने हुई है, अर्जुन को समझते देर ना लगी कि यही उसके इष्ट देव प्रभु शिव है। अर्जुन ने नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान शिव मुस्कुराए और कहते हैं कि तथास्तु पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम पशुपति अस्त्र प्राप्त करने के काबिल हो या नहीं। मैं तुम्हारी इस युद्ध क्रीड़ा से बहुत प्रसन्न हुआ। और उन्होंने अर्जुन को पशुपति अस्त्र दिया और साथ में कहा कि ये दिव्यास्त्र है, इसे बहुत सोच समझ कर यूज करना पड़ेगा। अर्जुन बहुत खुश थे, क्योंकि पशुपति अस्त्र को प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शायद किसी और ने उसे प्राप्त नहीं किया था, परंतु अर्जुन यहाँ पर रुके नहीं। अर्जुन का पशुपति अस्त्र को प्राप्त करना इंद्रास्त्र को प्राप्त करने की एक कड़ी थी, एक एक सीढ़ी थी। जैसे ही अर्जुन को पशुपति अस्त्र प्राप्त हुआ, वन में जगमगाहट हुई, देवताओं का समूह नीचे उतरा, अर्जुन के ऊपर फूलों की वर्षा की। तब वरुण देव ने अर्जुन को अपना वरुणास्त्र दिया। कुबेर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि युद्ध के बाद में बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु अर्जुन इतने सारे अस्त्र शस्त्र धन प्राप्त करने के बावजूद इंद्र की नगरी अमरावती लेकर के गया। वहां पर भी अर्जुन की परीक्षा खत्म नहीं हुई। वहां देवराज इंद्र की इंद्रियों ने, उर्वशी ने अर्जुन पर अपना माया जाल बिछाने की कोशिश की। उर्वशी ने अर्जुन के समक्ष प्रस्ताव रखा,
मेनका ने अर्जुन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। उस माया जाल से भी अर्जुन बाहर निकले। अर्जुन बिल्कुल एकाग्रित थे, भले ही उन्हें पशुपति अस्त्र, वरुणास्त्र और इंद्र और कुबेर के खजाने मिल गए थे, बट फिर भी अर्जुन अभी भी इंद्रास्त्र को इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल लालायित थे, बिल्कुल भी भटके नहीं। उर्वशी के इस सम्मोहन से भी बाहर निकले। देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए कि अर्जुन, उर्वशी के इस मायाजाल से आज तक कोई नहीं बचा। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी इस दृढ़ता को देख करके। फिर अर्जुन को इंद्र के अस्त्र प्राप्त होते हैं। इस कहानी से हम ये हम ये सीख या हम ये चीज जितना संभव नहीं था, इसलिए इंद्र के अस्त्र भी इंडियन इक्विटीज, ग्लोबल इक्विटीज, गोल्ड सिल्वर, इन सब में एलोकेशन होना जरूरी है। और आज इसकी एक कड़ी ग्लोबल इक्विटीज में हम कैसे निवेश कर सकते हैं, उसके ऊपर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ ग्लोबल इक्विटीज की चीट शीट। अगले शनिवार 24 जनवरी को जुड़ने के लिए इस क्यूआर कोड के जरिए आप रजिस्टर कर सकते हो। ये क्यूआर कोड समय समय पर अलग अलग स्लाइड्स पर डिस्प्ले होगा। अदरवाइज आपको वेबिनार के बाद अगर आपने रजिस्टर किया है आज के वेबिनार के लिए, तो आपको एक ईमेल के द्वारा जब टूल किट प्रोवाइड किए जाएंगे तो उसके द्वारा भी आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। ये है पिछले 10 साल के विदेशी और भारतीय सारे बाजारों के रिटर्न। और आप अगर ध्यान से देखेंगे, कोई भी बाजार, चाहे वो यूएस हो या चाइना हो या कोरिया हो या जापान हो या यूरोप हो, लगातार टॉप परफॉर्मिंग नहीं रहा है। और हमेशा ये देखा गया है कि जो बाजार सबसे नीचे रहा वो उसके अगले 2 साल में सबसे ऊपर पहुंचा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोरियन बाजार 2018 मार्केट में सबसे ज्यादा, कोरियन बाजार सबसे बड़ा। every scenario is the same case with China। थोड़ी रिकवरी की एंड उसके बाद चाइनीज भारतीय बाजार 2021-22 में टॉप परफॉर्मर थे पर है। तो कोई भी एक बाजार लगातार टॉप कीप रोटेटिंग, ये बिल्कुल सत्य यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो आइए इसको देखेंगे कैसे निवेश हम कर सकते हैं। ये मैगजीन, ग्लोबल मीडिया और सोशल मीडिया पर देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन और सोशल मीडिया के इस जमाने में रहे हैं, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। गिग वर्कर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विदेशी कंपनियों के लिए बैक ऑफिस सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, आज के दिन हायरिंग नहीं। ज्यादातर कंपनियां जो मैन पावर ड्रिवन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने मंडेन और और रूटीन जॉब्स को शिफ्ट करके एडिटोरियल जॉब्स के ऊपर और एचआर रिलेटेड जॉब्स के ऊपर आज के दिन एमएसएमई सेक्टर और लार्ज कैप सेक्टर में हर महीने की काम जोहो या अलग सॉफ्टवेयर्स के जरिए हो रहा है।
अगर हम अपनी कंपनी की बात करें तो हमारे पास कोई एचआर नहीं है। कुछ समय पहले तक हमारी कंपनी में एक एचआर थे जो पे स्लिप्स बनाते थे, अटेंडेंस कैलकुलेट करते थे। आज के दिन ये सारा काम एक सॉफ्टवेयर के जरिए ऑटोमेटेड है। महीने के अंत में मुझे एक बटन दबाना होता है, क्रिएट पे रन, और जोहो के जरिए पेरोल अपने आप बन जाता है। सैलरी स्लिप एम्प्लॉयज को अपने आप मिल जाती है। जो उन्होंने अटेंडेंस पंच किया वो अपने आप उनकी लीव्स और अटेंडेंस कैलकुलेट कर, सो दैट ऑल जॉब हैज बीन गॉन। जो दूसरे काम है एडिटोरियल या डेटा को एसिमुलेट करना या राइटिंग, जो जो जॉब थे वो भी बहुत ज्यादा इससे इम्पैक्टेड होंगे। इन सेक्टर्स में बहुत सारे जॉब लॉसेस होंगे, पर्टिकुलरली मीडिया कंपनीज में, न्यूज कंपनीज में, रिसर्च एजेंसीज में। जो ड्राफ्टिंग का काम था वो काफी हद तक एआई के जरिए होने लग गया है। इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा जब इसका और ज्यादा फर्क हमारी टेक कंपनीज पे पड़ेगा। आज के दिन टेक कंपनीज ने सिर्फ ले ऑफ ही नहीं किया बल्कि हायरिंग बंद कर दी है, और इसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट इस साल के अप्रेजल्स पे पड़ेगा। आप अगर न्यूज मीडिया को सुनेंगे तो आप देखेंगे इस साल कोई अच्छे इंक्रीमेंट की बात नहीं हो रही है। ये एक तथ्य है, एक सिक्के का एक पहलू है। अगर आप दूसरे पहलू पर देखेंगे तो आज यहाँ पर हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से जो लोग 50, 55 या 60 की उम्र के हैं, आप ज्यादातर लोग जो आज बड़े हैं, जो आज हमसे बड़े हैं, जो 1960s के पहले पैदा हुए, आप लोगों ने, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 1960 के दशक में पैदा हुए, आप लोगों ने ज्यादातर लोन या ऋण या ब्याज पर पैसे तब उठाए जब आपको घर बनाना था। ध्यान से सुनेगा, ये बात बिल्कुल फैक्चुअल है और आप मेरी बातों से समन्वय रख पाओगे। बहुत साधारण तरीके से आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप में से ज्यादा या बैंक से पैसे ब्याज पर तब उठाए जब आपको अपना घर बनाना था। दशक में पैदा हुई, हम लोगों ने लोन लिया जब हमें गाड़ी खरीदनी थी। जब हमें गाड़ी खरीदनी थी तब हमने लोन लिया। और हमारे बाद अब एक नई जनरेशन आ रही है जो 1990 या 2000 के दशक में पैदा हुई। वो लोग लोन ले रहे हैं सैलरी के एडवांस के तौर पर, बर्थडे पार्टी थ्रो करने के लिए, कॉन्सर्ट्स में जाने के लिए, फॉरेन ट्रैवल करने के लिए, गैजेट्स और मोबाइल फोन्स खरीदने के लिए। ये बिल्कुल सच है। दिस इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके वजह से आप देखोगे कि आज के दिन हाउस होल्ड लोन टू जीडीपी, हाउस होल्ड लोन्स जो है जीडीपी का 38% से बढ़कर 43% हो गए हैं। अचंभे की बात यह है कि इस पूरे लोन में से लगभग 55% ऐसे लोन्स हैं जो पर्सनल या क्रेडिट कार्ड या कंजम्पशन ओरिएंटेड लोन्स हैं। इन लोन से एसेट्स नहीं बन रहे हैं, हम घर नहीं खरीद रहे हैं। इन लोन से हम कॉन्सर्ट्स की टिकट खरीद रहे हैं, बर्थडे पार्टीज थ्रो कर रहे हैं, या हम फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं। वी आर नॉट बिल्डिंग एसेट्स। 55% ऑफ हाउस होल्ड बोरोइंग इज इन रिटेल कैटेगरी फॉर नॉन एसेट कैटेगरी। दिस इज समथिंग वेरी। भारतीय सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टैक्सेस कम किए पिछले बजट में। इंटरेस्ट रेट रिजर्व बैंक में कुछ रियायत सरकार को ये क्यों करने पड़े। अगर आप इन दोनों सिक्कों को एक साथ देखेंगे कि एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ने वाली है, और दूसरी तरफ जो लोगों ने लोन ऑलरेडी उठा रखा है वो लोन आउटस्टैंडिंग है। दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट्स इन 2026। 2026 में ज्यादातर फंड मैनेजर्स को अगर आप सुनेंगे तो सबका विचार यही है, इंडियन मार्केट्स आर कॉशियसली पॉजिटिव।
कॉशियसली पॉजिटिव इज अ वेरी इनोवेटिव वर्ड, जिसका मतलब यह है कि 2026 में हमारे बाजार में रिटर्न कमाना बहुत मुश्किल होगा। कुछ समय पहले तक हमारी सर्विसेज सेक्टर जो एक्सपोर्ट पॉजिटिव थी, करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव थी, आज हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की जगह पे इंपोर्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। आप और मैं मिलकर नेटफ्लिक्स, फेसबुक, मेटा, व्हाट्सएप और गूगल देशी कंपनियां कमाती हैं, आप और मैं जो विदेशी कंपनियों में बने हैं। दिस इज एन एक्सपोर्ट डेफिशिएंट import oriented economy that has happened naturally to us। और यही उस सिक्के का दूसरा पहलू है। अगर आप देखेंगे आज के दिन सेमीकंडक्टर्स में, बैटरीज में, रेयर अर्थ में, एआई लेड चिप मैन्युफैक्चरिंग में, सोलर पैनल्स में एंड इवन फार्मास्यूटिकल्स में कोई भी इंडियन कंपनी, लिस्टेड कंपनी बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस में नहीं है। कुछ कंपनियां हैं, बट वी आर नॉट at any stage in a very considerable competitive manner, either in manufacturing of solar panels or semiconductors or AI-led innovation or rare earth mining और pharmaceuticals। आने वाले समय में इंसानी जीवन के लिए मैनकाइंड अक्रॉस द वर्ल्ड, the human population will be dependent on renewable sources of energy, will be dependent on battery and rare earth materials, will be dependent on high tech computing and chips, and will be modulated by high tech pharma innovations। हम इसमें कहीं पे भी नहीं हैं। We do not have any listed company which is spending on this। एक शोध में पता चला है कि इंडिया अपनी जीडीपी का 0.6% से कम पैसा खर्च करता है शोध में। अगर आप इसी डेटा को ग्लोबली कंपेयर करेंगे तो वी डू नॉट स्टैंड एनीवेयर। हमारा पड़ोसी देश 6 या 7% अपनी जीडीपी का शोध में, रिसर्च में खर्च करता है। और दैट इज द रीजन पिछले एक साल में अगर आप फिर से देखेंगे, पिछले एक साल में कोरियन बाजार 78% रिटर्न जनरेट किया, चाइना के बाजार ने 33% जनरेट किया, कनाडा 33%, यूरोप 31%, जापान 21%, लेकिन भारतीय बाजार 5%। 2024 में यूएस ने 25% रिटर्न जनरेट किया, चाइना 20%, कनाडा 13%, भारतीय बाजार 12%। ये रीजन है कि हमें आज, जब भारतीय बाजार का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा है, जब विदेशी बाजार का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट और प्रॉमिसिंग दिख रहा है, क्योंकि हम और आप रोजमर्रा के जीवन में इन विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। हमारा दिन शुरू होता है लिंक्डइन या यूट्यूब देख करके, और हमारा दिन खत्म होता है व्हाट्सएप के चैट पर, जो हम एक एप्पल के मोबाइल पे यूज करते हैं। इंपोर्टेड कपड़े, इंपोर्टेड जूते पहन रहे हैं, इंपोर्टेड गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ियों में लगने वाले चिप्स ज्यादातर इंपोर्टेड इन चीजों को यूज कर रहे हैं। जब आपके और मेरे बच्चे चाइना में बने हुए खिलौने यूज कर रहे हैं, तो ये सारा पैसा उन कंपनियों के पास जाता है। और इतना ही नहीं, ट्रेडिंग में जी हाँ, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आज के दिन ग्रो सबसे बड़ी कंपनी है, करीब $600 बिलियन का उसने पिछले साल मुनाफा अर्जित किया है। और उस मुनाफे का लगभग 60% मुनाफा इज फ्रॉम ट्रेडिंग। और उस ट्रेडिंग में भारतीयों ने पैसा नुकसान किया है और विदेशी बाजार के निवेशकों ने पैसा कमाया है। दिस इज अनदर वे व्हाई द गवर्नमेंट इज पुटिंग अ टैप ऑन ट्रेडिंग। 91%, 92% पीपल लॉस्ट मनी इन ट्रेडिंग, एंड दैट इज अ प्रॉफिट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। इंडियन मार्केट पूरे ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिर्फ 4% है, ओनली 4%। इंडियन मार्केट्स आर जस्ट 4% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैप। 96% जो लिस्टेड बाजार है वो भारत के बाहर है, जिनमें अब तक हम निवेश इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि निवेश करने की मिनिमम राशि $1 लाख या $1.5 लाख, जी हाँ, लगभग
90 लाख रुपए से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए के बीच में होती थी। 1.5 करोड़ रुपए एक बार में निवेश करना इन्वेस्टमेंट की शुरुआती राशि बहुत ज्यादा होती थी। 90 लाख रुपए या 1.5 करोड़ रुपए एक साथ निवेश करना किसी के लिए भी साधारण बात नहीं है। रिटेल निवेशक ये नहीं कर सकते। गिफ्ट सिटी के माध्यम से पिछले साल रेगुलेटर ने $5,000 यानी कि मात्र 4.5 लाख रुपए से एक रेगुलेटेड तरीके से विदेशी बाजार में निवेश करने की इस श्रृंखला को शुरू किया है। अब मिनिमम टिकट $1.5 लाख या 1,35 लाख से घटकर सिर्फ $5,000 या 4.5 लाख रुपए हो गई है। 4.5 लाख रुपए में कोई भी रिटेल निवेशक विदेशी बाजार में निवेश कर सकता है। लेकिन विदेशी बाजार में निवेश करने के लिए मिनिमम अमाउंट या टिकट साइज ही एक हर्डल नहीं था। एक हर्डल और भी था कि विदेशी बाजार के ऊपर बहुत ज्यादा शोध या रिसर्च अवेलेबल नहीं थी, जो अब चैट जीपीटी, एआई, ग्रोक के मॉडल्स के जरिए उपलब्ध है। इसके अलावा और भी रोक टोक थे। आरबीआई और इनकम टैक्स के, फेमा के रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ता था। अच्छी बात यह है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर के जरिए इन सारे रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई कर दिया गया है और रेगुलेटरी कंप्लायंस का जो बर्डन है वो निवेशक के कंधों से उठाकर फंड मैनेजर के कंधों पर रख दिया गया है। तो अब निवेशक के लिए बहुत आसान हो गया है निवेश करना। और आइए देखते हैं निवेश करने के आज के दिन क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या उपक्रम है। सबसे पहले आइए देखते हैं ग्लोबल मार्केट में इंटरनेट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में गूगल, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सर्विसेज या एप्पल, ये ऐसी सर्विसेज हैं जो हम लोग हर दिन यूज करते हैं। आप और मैं एप्पल के सिस्टम्स यूज करते हैं। ये वेबिनार एक एप्पल के लैपटॉप पर किया जा रहा है। हमारा डेटा अमेजन के वेब सर्विसेज पे है। सिर्फ हमारा नहीं, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों का सारा डेटा अमेजन के वेब सर्विसेज पे है। सेल्सफोर्स का सीआरएम आज के दिन भारत की सब बड़ी छोटी कंपनियां यूज करती हैं। गूगल का क्लाउड डेटा स्टोरेज हम में से ज्यादातर लोग यूज करते हैं। महीने का 99 रुपए शायद हम उसका पे करते हैं, या एप्पल के स्टोरेज का महीने का 100 रुपए कुछ हम, या 200 रुपए हम हर महीने पे करते हैं। पिछले 10 सालों में चाइना हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर और रिसर्चर इन मेडिसिन, इन मेडिकल साइंस। ऑलमोस्ट 50% ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च टेस्टिंग हैज बीन डन इन चाइना। 10 साल पहले, आज से एक दशक पहले, चाइना इस रिसर्च में कहीं नहीं था। पिछले साल पूरे विश्व में जितनी मेडिकल शोध हुई है, जितने मेडिकल रिसर्च हुई है, उसमें चाइना हैज बीन मोर देन 50%। आपको जानकर हैरानी होगी, चाइना में मेडिकल क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अपने आप को देना एक जॉब है, एक प्रोफेशन है। बहुत सारे लोग ये जॉब करते हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए खुद को पेश करते हैं। इट्स अ जॉब इन चाइना। दैट्स समथिंग ट्रू। टेस्ला की गाड़ियां, इट्स समथिंग विच इज, जो आप, अगर आप कभी दुबई जाएंगे तो आप देखेंगे वो टैक्सियों की तरह चल रही है। हम अभी तक उन्हें इम्पोर्ट नहीं कर पाए हैं। एएसएमएल के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी। नेदरलैंड्स में बनी हुई एक छोटी सी कंपनी है जिसे ज्यादातर इंटेल ने फंड किया। और आप एक किताब पढ़ेंगे, चिप वॉर, तो उसको, उसमें आपको बहुत डिटेल में पूरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की हिस्ट्री प्रेषित होगी। ये एकमात्र कंपनी है एएसएमएल, नेदरलैंड्स बेस्ड, जो इन मॉडर्न हाईटेक चिप्स को मैन्युफैक्चर करने की मशीन बनाती है। जी हाँ, इसके अलावा पूरे विश्व में और कोई कंपनी नहीं है जो इन चिप्स को मैन्युफैक्चर करने की मशीन बनाती है। एनवीडिया के बारे में आप सब जानते हैं, विश्व के सबसे ज्यादा हाईटेक कंप्यूटिंग चिप्स यही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन पिछले सप्ताह एक और खबर सामने आई। जैसे हमारे यहाँ कृषि, हमारे यहाँ फार्मर मशरूम की खेती ज्यादा करने लग गए, क्योंकि मशरूम ज्यादा महंगे दाम पर बिकते थे। तो किसान ने मशरूम की खेती ज्यादा की और फलों की खेती ज्यादा की और धान की खेती कम कर दी। क्यों? क्योंकि धान में मुनाफा कम होता था। उसी तरीके से एनवीडिया एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, माइक्रॉन एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या साउथ कोरियन सैमसंग एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। विश्व में 3-4 कंपनियां हैं जो चिप्स डिजाइन करती हैं, एनवीडिया, इंटेल, सैमसंग। और
आज के दिन लैपटॉप के एआई चिप्स ज्यादा महंगे बिकते हैं, तो इन्होंने एआई चिप्स ज्यादा मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए। फलस्वरूप ये हुआ कि हमारे टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, होम अप्लायंसेस, वाटर हीटर्स में जो चिप्स लगते हैं, उन चिप्स, उन साधारण चिप्स को मैन्युफैक्चर करना इन्होंने कम कर दिया। जी हाँ, चाइना की एक कंपनी एसपी हिनिक्स, उन्होंने उन चिप्स को मैन्युफैक्चर किया। आज वो विश्व में अप्लायंसेस के लिए मैन्युफैक्चर करने वाले या मेमोरी चिप्स को मैन्युफैक्चर करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। आपको जानकर और हैरानी होगी, दुनिया भर के चिप्स को सिर्फ ताइवान की एक कंपनी टीएसएमसी मैन्युफैक्चर करती है। जी हाँ, आज के दिन 90% से ज्यादा चिप्स जो मोबाइल फोन या लैपटॉप्स या डेटा सर्वर्स या में लगते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ताइवान की कंपनी टीएसएमसी में मैन्युफैक्चर होता है। ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब चीजें हैं जो हम हर रोज यूज करते हैं, लेकिन हमने इनमें कभी निवेश नहीं किया। आज हम गिफ्ट सिटी के जरिए साधारण तरीके से कंप्लायंट वे में टैक्सेस को ध्यान रखते हुए इन सारे कंप्लायंसेस के बर्डन को ना झेलते हुए निवेश कर सकते हैं। तो ये तथ्य था कि हमें विदेशी बाजार में क्यों निवेश करना चाहिए। अब आइए देखते हैं इनमें निवेश करने के साधन क्या है। और एक और बहुत बड़ा पहलू रहता है रुपया और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है। हमने देखा है कि आजादी के बाद किस तरीके से रुपया निरंतर गिरता रहा है, और पिछले साल हमारा रुपया 90 रुपए, 91 रुपए के आसपास आ गया। लोग मीम्स बना रहे थे, इंडिया का एसटीडी कोड इज +91, यूएस का एसटीडी कोड इज 1। तो आज ये रुपया उसको मैच करने लग गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये नहीं रुकेगा, क्योंकि वी आर स्टिल एन इम्पोर्ट डोमिनेटेड इकोनॉमी। आज के दिन बातें चल रही हैं डी डॉलराइजेशन की। क्या ये संभव है? जब विश्व जब विश्व का पूरा बाजार, लगभग 70% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इन यूएस, सबसे ज्यादा चिप्स डिजाइन करने वाली कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में है। भले ही उनका डेट उनकी जीडीपी से ज्यादा है, पर क्या वो इंडिस्पेंसिबल है? हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो इंडिस्पेंसिबल है? हम जो स्टील, एल्यूमिनियम, कपड़ा या ज्वेलरी बनाते हैं, उसमें से ज्यादा तो हम खुद ही खपत करते हैं। ऐसा कौन सी चीज है जो विदेशी बाजार हम पर डिपेंड करता है, या जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? टैरिफ्स ने इस चिट्ठे को पूरा खोल कर रख दिया है कि हम पर कोई देश कितना डिपेंड हो सकता है, या हम कितने देशों पर डिपेंडेंट है। विद दिस द रूपी विल प्रोबेबली कंटिन्यू टू डेप्रिशिएट। नट सेल में, अगर रुपया डेप्रिशिएट होता है तो आपके विदेशी निवेश पर क्या फर्क पड़ता है? मान लीजिए आपने 67 रुपीज पर रुपए को कन्वर्ट करके $1 विदेशी बाजार में निवेश किया। आपने वहां पे कुछ 10% रिटर्न कमाया या 20% रिटर्न कमाया, या मान लेते हैं साधारण कन्वीनियंस के हिसाब से आपने वहां 5-6 साल या 4 साल पैसा रखा, आपका पैसा डबल हो गया। आपने 67 रुपीज में $1 खरीदा, $1 निवेश किया, 3-4 साल में वो डबल हो गया। अब आपके पास $2 है। वो $2 लेकर के आप वापस जब हिंदुस्तान आते हो, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है। अब आपको उन $2 के बदले में 90 रुपए प्रति डॉलर मिलेगा। तो आपने जब निवेश किया तो डॉलर में भी कमाया, और मीनवाइल करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से आपने डोमेस्टिक करेंसी कन्वर्जन में भी कमाया। दिस इज समथिंग व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, वेयर most of the founders, promoters, family offices, and ultra HNIs are generating huge money just by investing outside and capitalizing on the rupee depreciation story. This is a feather in the cap. अगर रुपया और depreciate होता है, जो कि लाजमी सी बात है, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से होगा, that is an added benefit to you, not a loss to you. आइए देखते हैं, ये चीट शीट है जिनमें आज के दिन कोई भी भारतीय विदेशी बाजार में
इन 5 तरीकों से निवेश कर सकता है। एक एक करके इन तरीकों को हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा कि इनको एकदम एकदम डिटेल्ड डीप एंड रूट की तरीके से आप तक पहुंचाऊं। सबसे पहला निवेश करने का तरीका है फॉरेन बाजार में डायरेक्ट स्टॉक्स। आप विदेशी, जैसे इंडिया का सेंसेक्स है और सेंसेक्स के ईटीएफ अवेलेबल है, वैसे हर कंट्री के ईटीएफ उनके स्टॉक एक्सचेंज पर अवेलेबल है और आप उनमें निवेश कर सकते हो। या आप चाहो तो यहाँ बैठकर एनवीडिया, टीएसएमसी, एएसएमएल, सैमसंग, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स भी खरीद सकते हो। तो उसके खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। आपको एक इंटरनेशनल ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। आज के दिन आप डीमैट अकाउंट अपने घर पर बैठे ऑनलाइन लैपटॉप के जरिए 20 से 25 मिनट में खोल सकते हो। लेकिन डीमैट अकाउंट खोलने के साथ ही आपको अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। करेंसी कन्वर्जन के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और जैसे ही आपका पैसा डॉलर में कन्वर्ट हो गया, इंटरनेशनल ब्रोकर के पास गया, आपको आईटीआर में, शेड्यूल एफए में उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। भले ही आपने 1 रुपया निवेश किया हो, अगर आप रिपोर्टिंग करने से भूल गए शेड्यूल एफए में, तो पर एसेट, हर एसेट पर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ये रिपोर्टिंग आपको स्वयं करनी है इनकम टैक्स पे। आप मैक्सिमम $2.5 लाख निवेश कर सकते हो, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ रुपया हर साल निवेश कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ी लिमिट है। कोई चिंता का विषय नहीं है। लगभग आप 2 करोड़ 25 लाख रुपए, 90 रुपए पे कन्वर्ट, 90 के कन्वर्जन रेट से कन्वर्ट करते हैं तो $2.5 लाख बनते हैं। 2 करोड़ 25 लाख रुपए आप हर साल निवेश कर सकते हो। कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। जब आप एक शेयर खरीदते हो इंटरनेशनल ब्रोकर के जरिए, तो एक शेयर भी खरीद सकते हो। वो शेयर अगर $1 का है तो आपने 1 रुपए देना है। उसके ऊपर कुछ ब्रोकरेज वगैरह जो होती है वो आपको देनी पड़ेगी, दैट्स इट। टैक्सेशन बहुत साधारण है। अगर आपने उसको 2 साल, जी हाँ, भारतीय बाजार में लॉन्ग टर्म की लिमिट 1 साल है, विदेशी बाजार के हिसाब से लॉन्ग टर्म की लिमिट 2 साल है। अगर आपने 2 साल तक निवेश करके रखा तो आपको लॉन्ग टर्म यानी 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, जो आपने ब्याज कमाया या कैपिटल गेन कमाया उसके ऊपर। 2 साल से कम रखते हो तो स्लैब रेट पर टैक्स लगेगा। डिविडेंड टैक्स, फॉर एग्जांपल, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के या एप्पल के शेयर्स में निवेश किया और एप्पल ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो उस डिविडेंड पर यूएस गवर्नमेंट 25% विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज करती है। तो उस डिविडेंड का 25% टीडीएस जिसे हम कहते हैं, वो लोग विथ होल्डिंग टैक्स कहते हैं, वो काट लेंगे और वो जमा करेंगे। आपको फॉर्म 67 मिलेगा और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे है तो आप उसे आईटीआर में क्लेम कर सकते हो। बट 25% इज द विथ होल्डिंग टैक्स। ब्रोकरेज चार्जेस 0.1 से 0.5 पैसे के आसपास है। और जितने बार आप शेयर्स खरीदते बेचते हो उसको आईटीआर में डिक्लेयर करना, उसके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म टैक्स करना आपकी जिम्मेदारी है। इस पूरे प्रोसेस में कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं है, लेकिन कंप्लायंसेस बहुत हैवी है। इन कंप्लायंसेस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे भी कंप्लायंस में चूके तो बहुत बड़ी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ सकती है। इस पूरे प्रोसेस में, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में, आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद शोध करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें निवेश कर पाओगे। दैट इज समथिंग विच इज पर्टिनेंट इन दिस मोड ऑफ इन्वेस्ट। आइए इसके बाद चलते हैं विदेशी बाजार में निवेश करने का दूसरे तरीके पे। लेकिन उसके पहले अगर इस तरीके पे आपके कोई सवाल है तो पूछें। आप इंटरनेशनल ब्रोकर्स, वेस्टेड फाइनेंस या एप्रिशिएट, इन सब कंपनियों के जरिए या आईएनडी मनी के जरिए विदेशी या फॉरेन ब्रोकरेज अकाउंट इंडिया में बैठकर ओपन कर सकते हो। जितने आप सवाल पूछोगे उतने आपका फायदा होगा। ये सवाल आपने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको ब्रीफ किया। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका, इंडियन म्यूचुअल फंड्स। बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे क्लाइंटों ने नैस्डैक में निवेश किया इंडियन म्यूचुअल फंड्स के जरिए। इंडियन म्यूचुअल फंड्स के जरिए जब आप निवेश करते हो तो वो म्यूचुअल फंड एक विदेशी
ईटीएफ के जरिए या विदेशी फंड के जरिए आपका पैसा विदेशी बाजार में निवेश करता है। परंतु आज के दिन ये जो तरीका है निवेश करने का, ये लगभग बंद हो गया है, क्योंकि आरबीआई ने इसके ऊपर लिमिट लगा दी है $7 बिलियन की। वो लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है। इस तरीके से निवेश करने में कंप्लायंसेस आपको कुछ नहीं करने पड़ते थे। लॉन्ग टर्म टैक्स 12.5% था, शॉर्ट टर्म टैक्स स्लैब रेट था, कंप्लायंसेस टैक्सेस इन सब चीज की जिम्मेदारी फंड मैनेजर के ऊपर थी। कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। परंतु आज के दिन ये तरीका लगभग बंद हो चुका है। कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो 1,000, 2,000, 5,000 रुपए आपसे इसमें निवेश करने के लिए ले सकते हैं, थोड़ी बहुत लिमिट जो बची है। बट आप इसमें बड़ी मात्रा में 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 की मात्रा में निवेश अभी नहीं कर सकते, या अगर अभी कर भी पाएंगे तो उसको आप लगातार एक एसआईपी के मॉडल पे नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए ये माध्यम बहुत आसान था इंडियन म्यूचुअल फंड्स के जरिए, पर फिलहाल ये बंद है। जिन लोगों ने, आपको जानकारी के लिए बता दो, जिन लोगों को या जिन क्लाइंट्स को हमने 2022-23 में नैस्डैक में निवेश कराया था, आज उनका पोर्टफोलियो लगभग डबल हो चुका है। ऑलमोस्ट सबके पोर्टफोलियो में मोर देन 40% CAGR या 37 या 33% CAGR का रिटर्न है। 3 साल में ये पैसा डबल हुआ नैस्डैक में, जिन लोगों ने इंडियन म्यूचुअल फंड्स के जरिए 2022-23 में निवेश किया। और लगभग हमारे सभी क्लाइंट्स ने नैस्डैक में उस समय निवेश किया था जब लिमिट अवेलेबल थी, जब ये साधन खुला हुआ था। आज के दिन ऑप्शन नंबर 2 इंडियन म्यूचुअल फंड्स बंद है। आइए चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन है। इंडियन म्यूचुअल फंड्स की जगह आप गिफ्ट सिटी से ओरिएंटेड फंड ऑफ फंड्स, इनको आप आउटबाउंड म्यूचुअल फंड्स भी कह सकते हो, इनके जरिए भी निवेश कर सकते हो। इनमें कंप्लायंस और रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी पड़ती, फंड मैनेजर करता है। एलआरएस की लिमिट इसमें अभी भी है, बट ज्यादातर निवेशकों के लिए द लिमिट इज टू हाई, $250,000 पर एनम, दैट इज क्लोज टू 2.25 करोड़ पर एनम। तो ये लिमिट को आप एक तरीके से इग्नोर कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट $5,000 यानी कि 4.5 लाख रुपए का होना चाहिए। इसमें भी टैक्स 12.5% से बढ़कर 14.95 हो जाता है। एक्चुअली टैक्स इज 12.5 प्लस सरचार्जेस वगैरह लग के ये 14.95 हो जाता है। और शॉर्ट टर्म टैक्स आपके स्लैब रेट पे लगता है या फिर 42% पे लगता है। 42% जो टैक्स है, इसका ब्रेकअप भी एक्चुअली हाईएस्ट स्लैब रेट प्लस सरचार्जेस आप करते हैं तो ये 42% आता है। तो लॉन्ग टर्म इज 12.5, शॉर्ट टर्म इज एज पर स्लैब रेट। इसमें अच्छी बात यह है, जब आप गिफ्ट सिटी के फीडर फंड्स के जरिए निवेश करते हैं तो टैक्सेशन फंड लेवल पर किया जाता है। तो कंप्लायंस, रेगुलेशंस, रिपोर्टिंग, टैक्सेशन, इन सब चीजों का आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको उनको रुपए ट्रांसफर करने हैं, वो उसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, निवेश करेंगे, कंप्लायंसेस वो देखेंगे, शेड्यूल एफ की रिपोर्टिंग वो करेंगे। और जब आप उस पैसे को रिडीम करते हो तो टैक्स काट कर जमा करना उनकी जिम्मेदारी है, उनके उस डॉलर्स को रुपए में कन्वर्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। और आपको नेट नेट पूरा पैसा रुपए में मिलता है, विच इज कंप्लायंट, विच इज टैक्स फ्री इन योर हैंड। तो ये एक तरीका है जिसमें आप निवेश अभी कर सकते हो। इस तरीके के ऊपर इस ऑप्शन में क्या क्या साधन है, आइए इनको थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे, पर पहले जान ले कि और क्या तरीके हैं निवेश करने के। इसके अलावा गिफ्ट सिटी में ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के जरिए भी आप पैसा निवेश कर सकते हो। गिफ्ट सिटी फीडर फंड और इन दोनों साधनों के बीच में दो बड़े फर्क हैं। पहला फर्क है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 75,000 या $1.5 लाख की है इन केस में। तो ये रिटेल निवेशकों के लिए नहीं है। मिनिमम यहाँ पर आपको करीब करीब 1.25 करोड़ या 1 करोड़ रुपए से शुरू करना पड़ता है। प्लस इसमें रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ती है। कुछ कुछ जगह पे रिपोर्टिंग में फंड हाउसेज आपको हेल्प करते हैं, बट रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। टैक्सेशन पीएमएस के फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विथ होल्डिंग टैक्स आपको बेसिकली, अगर इन साधनों में जाएंगे तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी जो कंप्लायंस, रिपोर्टिंग, टैक्सेशन में आपकी हेल्प कर सके। ये साधारण चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता। दिस शुड बी ए कंप्लायंट चार्टर्ड अकाउंटेंट हु हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ
IFSCA and other reporting. So you would require a specific services of a CA who offers foreign compliance services. तो ये एक आपके लिए एडिशनल खर्चा होगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ या 1.25 करोड़ से ऊपर होती है, बाकी टैक्सेस वगैरह बिल्कुल सेम। आइए इस चीट शीट को अब एक पूरी तरीके से देखते हैं कि जिसमें पहला ऑप्शन था डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक्स, जिसमें आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 2 इंडियन म्यूचुअल फंड्स बंद है। ऑप्शन नंबर 3 गिफ्ट सिटी के फीडर फंड्स जो आज के दिन सिर्फ $5,000 से शुरू होते हैं, और दिस बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट easiest options to invest in foreign markets। पीएमएस और एआईएफ के जरिए निवेश करने में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 या 1.25 करोड़ की होती है, प्लस कंप्लायंसेस थोड़े हेवी हैं, तो ये एक इसमें चैलेंज है। आइए एक एक करके इन चीजों को आप देखेंगे कि इनमें से किस साधन में कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले कि मैं प्रोडक्ट्स का जिक्र करूं, अगर यहाँ पर आपके कुछ सवाल है तो मैं ले सकता हूँ। हेलो राहुल जी, कैसे हैं? या हाय, अभिषेक this side। हाय। आई एम फाइन एज वेल। मेरा बस एक छोटा सा सवाल था कि अभी जैसे हम देख रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, राइट। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि फॉरेन मार्केट्स में जा सकते हैं। यस। बट अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें और राइट। कोई एसआईपी अगर कर रहा है, राइट। तो क्या इससे यूनिट्स ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं होंगे इंडियन मार्केट्स में और हम फोरगो कर सकते हैं फॉरेन मार्केट्स को? Right, and that's a very 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 important question। Probably जिस तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट किया है, यहाँ पर एक सेकेंड लेवल थिंकिंग ये आ रही है कि वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट ओनली इन फॉरेन मार्केट्स बिकॉज इंडियन मार्केट्स आर नॉट प्रॉमिसिंग। दैट इज नॉट द स्टोरी। द स्टोरी इज that currently while we are looking at foreign markets, there are certain things in consumption pattern जो हम और आप हर दिन कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर चीजें विदेशी हैं। तो हैविंग सेड दैट, इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी स्ट्रांग है कि हम अपने अपने जो नेबर्स हैं उन नेबर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हम चाइना जितना स्ट्रांग नहीं है, बट चाइना को छोड़ के पूरे साउथ ईस्ट या मिडिल ईस्ट में जितने कंट्रीज हैं उनमें से हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो इंडियन मार्केट्स कहीं नहीं जा रहे हैं। एंड आपके आपके क्वेश्चन में जो एक अंडरटोन था, क्या अभी एसआईपी इंडियन मार्केट्स में करनी चाहिए, आई वुड से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपनी मशीनरी और कुछ जो हमारे पास पुराने एसेट्स हैं उनको बेचकर इंडियन मार्केट्स में निवेश करने के लिए तैयार हूं। प्रोबेबली कोविड के जैसी एक और अपॉर्चुनिटी मुझे 2026 में मिलेगी इंडियन मार्केट्स में निवेश करने के लिए। ओनली पॉइंट विच वी हैव टू लुक इट होलिस्टिकली, जब मैं 2026 में इंडियन मार्केट्स में निवेश कर रहा हूं, मुझे 2026 में रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। इट शुड कम इन 2028 या 2029। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ग्लोबल कंजम्पशन पैटर्न इंडियंस का बढ़ रहा है, तो इसलिए इन चीजों में निवेश करना भी जरूरी है। आइडियली वी वुड रिकमेंड अराउंड 70-80% ऑफ पोर्टफोलियो इन इंडिया, 10-20% ऑफ पोर्टफोलियो आउटसाइड इंडिया, क्योंकि ये फिनोमिनल चीजें हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। आज के दिन माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिस्टम है, एप्पल सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोबाइल फोन है, अमेजन वेब सर्विसेज का एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है हर कंपनी के डेटा सर्विसेज में। सैमसंग और एनवीडिया के अलावा चिप डिजाइनिंग में कोई कंपनी नहीं है। टीएसएमसी के अलावा चिप मैन्युफैक्चरिंग में विश्व में पूरे वर्ल्ड में दूसरी कोई कंपनी नहीं। वी कैनॉट इग्नोर दीज थिंग्स, वी कैनॉट स्टे अवे। अगर अपॉर्चुनिटी है और अगर भारत सरकार ने एक तरीका मुहैया कराया है, स्पेशली गिफ्ट सिटी इफ्सका को इस तरीके से डेवलप किया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जब इंडियन इक्विटीज होल्ड कर सकते हैं, तो क्यों इंडियन इन्वेस्टर्स फॉरेन इक्विटी नहीं होल्ड कर सकते? क्यों हम उनके देश में एफआईआई नहीं कहला सकते? ये तरीका है हमारे देश का सशक्तिकरण करने का। जो एफआईआई हम कहते आए हैं, आज हमारी एफआईआई बनने की बारी आई है।
इस तरीके से जब रिटेल निवेशक 4,000 5,000 डॉलर के जरिए ये करेगा तो दिस विल हैपन। आई होप आई आंसर्ड योर। बिल्कुल, श्योर, थैंक्स। और एक मेरा छोटा सवाल और है जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। You can go प्लीज ahead कंटिन्यू। if it is श्योर, related to this, or you can. Okay, okay. श्योर, थैंक्स। Sanjeev sir has a question. Please go ahead, sir. Sanjeev Gupta ji has a question. Harsh, you can meanwhile keep checking the chat box if there is a question. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये वेबिनार बहुत लंबा हो जाएगा। निवेश के इन साधनों को, या हर्ष, डू यू हैव अ क्वेश्चन? नो नो, प्लीज। Sanjeev, CA Sanjeev Gupta has a question, I believe. Yeah. Leon? Yeah. I have a question Yes, sir. basically regarding this geopolitical situation emerging all over the world. Right. तो कल कहीं ये तो नहीं है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रेस्ट्रिक्ट दीज इन्वेस्टमेंट इन डॉलर टर्म्स, क्योंकि एज सच फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे अभी थोड़ा प्रेशर रहेगा बिकॉज Yes. दिस करेंसी एंड ऑल दिस थिंग। Yes. तो इस टाइम इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन फॉरेन मार्केट और अभी रुकना चाहिए थोड़ा सा? और आपके दो सवाल हैं, क्या रेगुलेटर इसके ऊपर रोक लगा सकता है, दूसरा क्या ये सही समय है निवेश करने का। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगा। जब हम शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय शेयर बाजार हो या विदेशी शेयर बाजार हो, सही समय निवेश करने का कभी नहीं होता। अल्टीमेटली वी आर इन्वेस्टिंग और वी आर प्रोबेबली ट्राइंग टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी, एंड कोई भी बाजार की इक्विटी एक साल में रिटर्न नहीं जनरेट कर सकती। व्हाट वी आर प्रपोजिंग दैट यू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ फॉरेन स्टॉक्स इन 15 to 20 months, और उसमें निवेश करने का आज शायद सही समय है। आज समय सही इसलिए है क्योंकि आज ही हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी खुली है, इसके पहले हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। क्या फैमिली ऑफिसेज ने, अजीम प्रेमजी ने, रतन टाटा ने या मुकेश अंबानी ने विदेशी बाजार में निवेश किया क्योंकि उनके पास हर बार 1.25 करोड़ रुपए थे? हाँ, किया, और भर भर के किया। क्या हम कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि तब गिफ्ट सिटी का साधन हमारे पास नहीं था। तो साधन आज मिला है तो आज हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो बिल्ड करने का तरीका 15 से 20 महीने का रहेगा। रिटर्न 2-3 साल से पहले नहीं आएगा। पहली स्लाइड में हमने देखा विदेशी बाजार, ज्यादातर विदेशी बाजार पिछले साल अपने पीक पर गए हैं। आज के दिन जब हम निवेश करने की बात कर रहे हैं तो हम यूएस या जापान या कोरिया या उन मार्केट्स की, उन कंपनीज में निवेश करने की बात कर रहे हैं जो लार्ज कैप नहीं है, शायद मिड कैप है या स्मॉल कैप है। हम एक फीडर फंड के थ्रू निवेश करने की बात कर रहे हैं जहां पे फंड मैनेजर ये कॉल लेगा। दूसरा आपका जो सवाल था, क्या रेगुलेटर इसे बंद कर सकता है? मेरा मानना है कि अगर उन्हें बंद ही करना होता तो इसे खोलते क्यों? अगर उन्हें ये निवेश करने का साधन बंद करना होता तो वो उसे खोलते क्यों? शायद हम इसे डॉलर रिजर्व्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लेकिन सरकार इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रही है। आप और मैं, हम लोग ये जानते हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नेगेटिव है। आप और मैं, हम लोगों ने सोशल मीडिया पर रील्स के जरिए ये देखा कि करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में है, और उसका एक मेजर रीजन ये है कि हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं और सोना भी इंपोर्ट कर रहे हैं। सोना एक करंट अकाउंट नहीं है, इट्स एन एसेट। और आप और मैं इस बात से शांत हैं कि जब हम सोना इंपोर्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट अ करंट अकाउंट डेफिसिट, इट्स अ कैपिटल एसेट, और हम उससे खुश हैं। सिमिलरली, जब हम फॉरेन इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू होल्ड कैपिटल, इक्विटी कैपिटल इन देयर शेयर होल्डिंग। We are going to become foreign institutional investor in their economy, और ये बहुत जरूरी है। Probably this, with more than 30 crore of tax paying population, with more than 60-70% of English speaking population, with one of the world's biggest office infrastructure for the world, only India is positioned to do this.
चाइना में इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, इसीलिए चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ताइवान या वियतनाम या कंबोडिया में या बांग्लादेश में इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, इसीलिए पीपीओ केपीओ की सर्विसेज वहां पे कम है। सबसे ज्यादा बीपीओ केपीओ की सर्विसेज इंडिया में है, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है। हमारी एवरेज इनकम बहुत तेजी से पिछले 4-5 सालों में बढ़ी है। So this is something which is going to change the landscape. My understanding and the understanding of the researchers is this option is just the beginning probably. चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सवालों का हो सकता है आपकी संतुष्टि के हिसाब से जवाब दिया है, but I believe this is not going to happen. We are not going to deregulate these investments and de-dollarization is not going to happen anytime soon. आइए देखते हैं पहले इस उपक्रम को। डायरेक्ट स्टॉक्स में आप कैसे निवेश कर सकते हो। डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करने के लिए आपको लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का ध्यान रखना पड़ेगा। आप जो भी पैसा निवेश करते हो उसके ऊपर 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स डिडक्ट किया जाएगा। तो अगर आपने 10 लाख रुपए निवेश किया तो 20% सरकार उसमें से टैक्स काट करके रख लेगी, जो आपको अपने आईटीआर में क्लेम करना पड़ेगा। जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स में फॉरेन ब्रोकर्स के थ्रू निवेश करते हो तो आपको आईटीआर शेड्यूल एफए में रिपोर्ट करना जरूरी है, नहीं तो पर एसेट 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। जो भी डिविडेंड मिलेगा उसके ऊपर 25% विथ होल्डिंग टैक्स लगेगा और फॉर्म 86 के जरिए आप उसे वापस क्लेम, फॉर्म 67 के जरिए आप उसे वापस क्लेम कर सकते हो। कैपिटल गेन की जो रेट है दैट इज लॉन्ग टर्म विल बी कैपिटल गेन टैक्स एट 12.5% प्लस सरचार्जेस। शॉर्ट टर्म इज टैक्स एज पर योर स्लैब रेट। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन 24 महीने के ऊपर डिपेंड करता है। फेमा और एलआरएस और बाकी कंप्लायंसेस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। प्रोबेबली यू विल नीड अ प्रोफेशनल CA services while managing your money through international brokers। इसमें कुछ ऑप्शंस है। आप इंटरनेशनल ब्रोकर्स, IND मनी, वेस्टेड फाइनेंस या एप्रिशिएट के जरिए ये अकाउंट्स खोल सकते हो। ये 4 सर्विसेज हैं, ये 4 कंपनियां हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके ऊपर अभी मैं ये डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा कि इनके ब्रोकरेज और चार्जेस क्या है। ये चीट शीट जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर आप इस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप रिसर्च करते हैं, अगर आप शोध करते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स से कनेक्टेड है, CNN, IBN, इकोनॉमिस्ट पढ़ते हैं, तो आप इस मॉडल को चूज कर सकते हो। इसकी ये चीट शीट आप तक आज के इस वेबिनार के गिव अवे के तरीके से पहुंच जाएगी। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इंडियन फंड्स अब अवेलेबल नहीं है, तो गिफ्ट सिटी में PMS या AIF के जरिए निवेश करने के क्या साधन है उनको देखते हैं। आज के दिन 3 PMS अवेलेबल है। आने वाले समय में और PMS लॉन्च होंगे। फिलिप कैपिटल, मार्सेलस और पराग पारिक के 3 फंड्स अवेलेबल हैं इसमें। इनमें से ये तीनों फंड्स ज्यादातर US मार्केट्स को टैप कर रहे हैं। मार्सेलस के अलावा बाकी दोनों US नैस्डैक और डाउ जोन्स को ट्रैक करते हैं। तो अगर आप इन PMS के जरिए निवेश करते हो तो मिनिमम 1.25 करोड़ रुपए की लिमिट है। टैक्सेस कंप्लायंसेस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। PMS है ये, क्योंकि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन सेम है। मार्सेलस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने नाम सुना होगा, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, सौरभ मुखर्जी, ही इज द प्रोमोटर ऑफ मार्सेलस। उसके जरिए आप US, यूरोप, कनाडा मार्केट्स में निवेश कर सकते हो। PMS के बाद आते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के जरिए। इनमें मिनिमम टिकट साइज थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ज्यादातर AIFs मिनिमम 1.25 लाख या $1.5 से शुरू होते हैं। इनमें भी आप देखोगे बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। आदित्य बिरला, रैशनल, मार्सेलस, बड़ौदा, BNP परिवार, मिरई, आइकॉनिक, ये सब फंड मैनेजर्स हैं जो जिनके फंड्स आज गिफ्ट सिटी में लॉन्च हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल बड़ौदा का जो फंड है हाल फिलहाल पिछले हफ्ते ही लॉन्च हुआ है, और ये फंड फोकस करता है US के स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर, ना कि लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर। सो ये स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियोज हैं। उसी तरीके से
आप अगर रैशनल का देखेंगे तो ये स्पेशल एक फंड है जो सिर्फ गोल्ड, सिल्वर या कॉपर में निवेश करता है। आदित्य बिरला का जो फंड है, इट विल बी इन्वेस्टिंग इनटू यूरोप एंड अदर कंट्रीज। तो ये सारे अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग मार्केट्स को निवेश करते हैं। इनमें निवेश करने के लिए यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1.25 करोड़ रुपया पूरा आपने बड़ौदा बीएनपी परिवार को दे दिया। तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप खाली एक ही सेगमेंट में एक्सपोज रहोगे। आपको मल्टीपल ज्योग्राफीज, मल्टीपल सेगमेंट्स, मल्टीपल कमोडिटीज, मल्टीपल मार्केट्स में निवेश करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो दीज ऑप्शंस आर प्राइमरीली फॉर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या फॉर फैमिली ऑफिसेस। This is a broader understanding. I am sharing this with my personal biasness. Don't consider this as an advice. This is my personal biases. मैं assume कर रहा हूँ कि 1.25 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट उस कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। So because you need to also diversify and ultimately ये इक्विटी मार्केट है। इक्विटी में आप एक बार लमसम निवेश करके पैसा नहीं कमा सकते। अगर आपने 1.25 करोड़ रुपया आज निवेश किया तो आपको उसके बाद लगातार कुछ और निवेश करना पड़ेगा ताकि आप लोअर वैल्यूज पे ज्यादा रुपीज एक्यूमुलेट करो। द कॉन्सेप्ट ऑफ एसआईपी विल अप्लाई इन फॉरेन मार्केट्स ऑल्सो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारे निवेश के तीसरे साधन की ओर, जो कि है गिफ्ट सिटी बाउंड फंड ऑफ फंड्स, जिनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट $5,000 की है। ये ऑप्शन ज्यादातर रिटेल निवेशक अपना सकते हैं। इनमें 3 या 4 फंड ऑफरिंग्स हैं आज के दिन, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत रिसेंटली ओपन हुए हैं। फॉर एग्जांपल डीएसपी और एडलवाइस का फंड अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही या पिछले साल ही आया है। सब कुछ जो डेवलपमेंट हुई है पिछले साल के 6 महीने में, 2025 के आखिरी 6 महीने में हुई है। तो डीएसपी, आइकॉनिक, पारंपरिक के फंड्स हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? आयोनिक का जो फंड है वो पूरा पूरा नैस्डैक और यूएस मार्केट को फोकस करता है। पारंपरिक के जो फंड है वो यूएस के टेक इंडेक्स नैस्डैक और यूएस के ब्रॉडर इंडेक्स S&P 500 को फोकस करता है। तो आयोनिक और पारंपरिक के जो फंड्स हैं ये यूएस मार्केट स्पेसिफिक है। अगर आप इनमें निवेश करते हो तो आपको कोरियन कंपनीज जैसे कि सैमसंग, या ताइवान की कंपनी जैसे TSMC, या नेदरलैंड्स की कंपनी जैसे ASML, इनमें निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। या ऑस्ट्रेलियन कंपनी जो रेयर अर्थ माइनिंग में सबसे आगे है, उनमें निवेश करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। या जापानीज कंपनीज में निवेश करने की, सोनी वगैरह में ऑप्शन नहीं मिलेगा उसमें। इसके अलावा एक और फंड है DSP का, जो कि एक डाइवर्सिफाइड फंड है। आइए आगे देखते हैं DSP और एडलवाइस के फंड्स। DSP का एक फंड है जो क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस ज्योग्राफीज निवेश कर रहा है। आप देखेंगे इस फंड में यूएस, चाइना, कोरिया, जापान, सभी जगह के एलोकेशंस हैं। दिस इज अ मोर डाइवर्सिफाइड फंड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट $5,000 की है। पूरा आप इसमें ऑनलाइन तरीके से निवेश कर सकते हो। मिनिमम आपको 2 साल इसमें निवेश करना चाहिए। अगर आप करोगे तो इसमें निवेश करने का एक फायदा आपको ये हो सकता है कि एक ही फंड के जरिए आप सारे ज्योग्राफिकल मार्केट्स में निवेश कर सकते हो। आप यूएस, चाइना, कोरिया, जापान, सब जगह निवेश कर सकते हो। फंड मैनेजर इज देयर, सो ही विल बी डाइवर्सिफाइंग और टेकिंग एक्टिव कॉल्स ऑन योर बिहाफ। इसमें निवेश करने की हम ये समझते हैं कि स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट $5,000 से शुरू होता है। तो आप 4.5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करें। उसके बाद आप हर महीने की 1 तारीख या 5 तारीख को इसमें 500 या $1,000, दैट मीन्स अराउंड 50,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज जरूर इन्वेस्टमेंट करें। आप एक बकेट बना के चले कि मुझे फॉरेन मार्केट्स में 15 से 20 या 15 से 25 लाख रुपया निवेश करना है। इस 25 लाख में से पहला 5 लाख आप आज निवेश करोगे और बाकी बचे हुए 20 लाख रुपए आप अगले 20 महीने में स्टैगर करके इन्वेस्टमेंट करोगे, ताकि आने वाले समय में इन मार्केट्स में जो करेक्शन होगी उसका आपको फायदा मिलेगा। तभी इस पोर्टफोलियो से आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस पे अगर आए, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ इट विल बी टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ड्रिवन मार्केट्स,
विच इज द नीड ऑफ आवर फॉर मैनकाइंड। सिर्फ इंडियंस को नहीं, वर्ल्ड ओवर लोगों को टेक और ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स की जरूरत है। उस केस में ये ग्लोबल जायंट्स इसमें प्रेजेंट हैं और इनमें निवेश करने से आई थिंक पिछले 3 साल में द पोर्टफोलियो हैज डबल्ड इन द टेक मार्केट। आई थिंक नेक्स्ट 3 years इट विल गिव इवन मोर फिनोमिनल रिटर्न्स, क्योंकि पिछले 3 साल में डेवलपमेंट हुई है। अगले 2 से 3 साल में इन सब का अडॉप्शन और एक्सप्लॉयटेशन होगा। इंडिया विल बी द फ्रंट रनर इन टर्म्स ऑफ अडॉप्शन ऑफ एआई। उदाहरण के तौर पर नॉर्वे में अगर एक छोटा सा अस्पताल है और वो अपनी बैक ऑफिस सर्विसेज को एआई मॉडल के जरिए रन करना चाहता है। अब प्रॉब्लम ये है, एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज मॉडल्स को हर कोई नहीं समझ सकता। सो प्रोबेबली इंडियंस will be the most important factor who will be the mediator between language models and the customers who are sitting in the West. So we become the most important consumers in this category, and when we consume this, all of these companies will be making a lot of profit. आज के दिन आप में से ज्यादातर लोग ग्रोक या चैट जीपीटी या क्लॉड एआई या जेमिनाई या गामा के फ्री वर्जन्स यूज कर रहे होंगे, बट आपको जानकर हैरानी होगी आज के दिन एआई मॉडल्स का पेड वर्जन यूज करने वाले सबसे ज्यादा लोग इंडियंस हैं। इनफैक्ट एआई एज अ होल को सबसे ज्यादा यूज करने वाली कम्युनिटी इंडिया है। इसीलिए सारे एआई मॉडल्स के जो नए एजेंट्स लॉन्च की जाते हैं वो इंडियन मार्केट्स में लॉन्च की जाते हैं। इंडिया हैज बिकम द टेस्टिंग बेड फॉर एआई बिकॉज हम सबसे ज्यादा एआई कंज्यूम और यूज कर रहे हैं। सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, सो वी शुड पार्टिसिपेट इन दिस रैली। इसमें एक और फंड है, एडलवाइज का फंड, जो कि स्पेसिफिकली चाइना और ताइवान के मार्केट्स को फोकस करता है। तो जैसे पराग पारिक का एक फंड था जो सिर्फ यूएस मार्केट को फोकस करता है, ये एक फंड है जो सिर्फ चाइना एंड ताइवान हांगकांग मार्केट को फोकस करता है, विच विल बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा कि एआई चिप्स बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां राजी हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा मुनाफा होता है, लेकिन मेमोरी चिप्स बनाना वो नहीं चाहती। एंड सडनली हमने देखा पिछले 2-3 साल में चाइना की एक कंपनी है एसपी हिनिक्स जिसने मेमोरी चिप्स बनाए, और आज के दिन वर्ल्ड ओवर मेमोरी चिप्स का सबसे बड़ा मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। तो ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स और निकल के आएंगे चाइनीज ताइवानीज मार्केट्स में, जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। ऑल इन ऑल, अगर आज के हिसाब से, इस चीट शीट के हिसाब से, अगर मुझे आपको कुछ 1 या 2 चीज रिकमेंड करनी है, आई वुड रिकमेंड यू टू गो अहेड विद द गिफ्ट सिटी फंड ऑफ फंड मॉड्यूल। आप इस फंड ऑफ फंड मॉड्यूल के जरिए जाइए, विच इज इजी, क्योंकि इस मॉडल में कंप्लायंसेस आपको नहीं ध्यान रखने, टैक्सेस आपको ध्यान नहीं रखने, रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ $5,000 से शुरू हो सकता है। आप 15 से 25 लाख रुपए का मिनिमम एलोकेशन अगर कर सकते हो तो ही आपको इसमें $5,000 का लमसम और उसके बाद लगभग 500 से $1,000 हर महीने अगले 10 से 15 महीने निवेश करने चाहिए। रिटर्न अच्छा बन सकता है। With this, we come to the close of today's session. It took us a lot of effort to identify these things and bring it before you. So this was a very laborious task. We have to go through a lot of international media, economists, etc. to understand this. फिर ये चीट शीट बनी है। ये चीट शीट जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उनको ईमेल के जरिए मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, यू कैन स्टिल रजिस्टर विद दिस QR कोड। आप निवेश करें या ना करें, दिस वाज फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्पस। सो आपसे निवेदन है, आप इस चीट शीट को रखें। आपको फ्यूचर में कभी निवेश करना हो या नहीं भी करना हो, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से, this would be very helpful because this covers almost everything what is available today for Indians to invest in global market. अगले शनिवार 24 जनवरी फिर मिलेंगे 11:30 बजे
to discuss on how to invest in gold, silver, most importantly एल्यूमिनियम या कॉपर में कैसे निवेश कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में आज के दिन इतनी बड़ी रन अप के बाद गोल्ड एंड सिल्वर का क्या एलोकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या फ्यूचर आउटलुक है, क्या शोधकर्ता कहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे 24 जनवरी अगले शनिवार सुबह 11:30 बजे। आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो अब हम सवाल ले सकते हैं। अपूर्व राय सर का सवाल है, हाउ टू इन्वेस्ट इन गिफ्ट सिटी, इंटरफेस, फैसिलिटेटर और एजेंसी। गिफ्ट सिटी के जरिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे जरिए या ऑनलाइन निवेश कर सकते हो, क्योंकि अभी जो इंटरफेस है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन नहीं है। जैसे आप इंडिया के म्यूचुअल फंड्स में ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो, गिफ्ट सिटी में आप ऑनलाइन इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हो। तो यू विल हैव टू गो थ्रू सम डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन दिस कैन बी फैसिलिटेटेड। कुछ बहुत एक दो लिमिटेड कंप्लीटली ऑनलाइन साधन है निवेश करने के, बट वो हाईली टेक्निटाइज्ड हैं, तो उसमें यू विल नीड अ लॉट ऑफ bandwidth to understand the market intricacies and go through that technical process. So there are options, बट जैसे IND मनी एक वेबसाइट है जिसके जरिए, या इंटरनेशनल ब्रोकर्स या वेस्टेड एक वेबसाइट है जिसके जरिए आप इंडिपेंडेंटली बिना किसी एडवाइजर की मदद से फॉरेन मार्केट्स में निवेश कर सकते हो, बट उसमें यू हैव टू बी वेरी कॉशियस हाउ एंड वेयर यू टेक कॉल। Abhishek is writing, since we do not have companies in these fields and foreign companies are monopolies, it doesn't seem that we can make such companies, and given that Japan makes markets did poorly for 30 years, UK markets did poorly for a decade, and so China markets should be mostly shift to foreign markets and gold leaving Indian markets considering long-term horizon. I don't think gold gold is a different asset class. जब हम जियो पॉलिटिक्स, यहाँ पे आज के दिन हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जियो पॉलिटिक्स और कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख करके। देखिए, पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। भारत की सरकार बदलती है, लेकिन सरकार के बदलने से रिलायंस के प्रॉफिट पर फर्क नहीं पड़ता, अडानी के प्रॉफिट पर फर्क नहीं पड़ता। ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को मुनाफा कमाना आता है। बिजनेसमैन पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, उल्टा पॉलिटिक्स बिजनेसमैन के फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट होती है। एंड दिस अप्लाइज एवरीवेयर, दिस अप्लाइज एवरीवेयर। सो बिजनेसेस विल कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट, और ऐसा नहीं होगा कि अगर गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है तो वो कल खत्म हो जाएगा। इट विल टेक टाइम फॉर कंपटीशन टू कम, एंड जिस कंडीशन में आज हम हैं, competition is far 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 away, and geopolitics has direct correlation to gold. Investments has very limited direct correlation to gold. हमने देखा, पिछले हमने जो वेबिनार किए थे, कि गोल्ड के प्राइसेस तब बढ़ते हैं जब विश्व में जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं। आज के दिन वो टेंशंस हैं, और चर्चा करेंगे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अगले वेबिनार में, ताकि उसके ऊपर हम सही तरीके से समय दे पाए और इसको डिस्कस कर पाए। I think there are no more questions. If anybody has any question which has not been answered, or if you want to ask a question, you can ask a question right now, or you can write to us. We will be there to reply to your question. We have done a lot of research on this, and we are prepared to answer all or any sort of questions on this. I hope this research or this effort which we did into this will benefit you. I hope you all enjoyed this session. Thank you very much for joining this. आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। अगले शनिवार मुलाकात होगी। We will discuss on gold and silver. Thank you very much. You can register through this QR code so that you receive this cheat sheet on your email, and also you can get access to all future webinars. Thank you. Thank you so much. Hey, thanks, Abhishek.